हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय नंबर 2 जीवाश्म पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो इस अध्याय की, इस पाठ की, इस लेसन की हो चुकी हैं। ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर अपने कार्बन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो ह्यूमन्स पदार्थ बनते हैं जीवाश्म पदार्थ के बाद जो ह्यूमन्स पदार्थ का निर्माण होता है जो काले भूरे रंग के होते हैं, कोलाइडी पदार्थ होते हैं, उसके बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन चक्र। तो कार्बन क्या है? कार्बन सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कार्बन से ही उस ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करते हैं। यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत की अगर अपने बात करें तो मुख्य स्रोत कार्बन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बन है। अब कार्बन प्रत्येक जीव जंतु के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। तो ये जो चक्कर यानी कि जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मृदा के अंदर मिल जाता है और मृदा से ही फिर वापस वो पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो चक्कर ये चलता है उसको बोलते हैं कार्बन चक्कर कहते हैं। तो सभी कार्बनिक पदार्थ का कार्बन एक मुख्य अवयव है। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव अपनी आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग कार्बन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। कार्बन एक मुख्य अवयव है और मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जो जीव है अपनी आवश्यक ऊर्जा का जो अधिकांश भाग है वो कार्बन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इसके फलस्वरूप इसके ऑक्साइड लगातार अधिक मात्रा में निकलते हैं। मृदा के अंदर, यहाँ से इसकी परिभाषा हो जाएगी, मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सामूहिक रूप को कार्बन चक्र कहते हैं। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन जो तत्व है, कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के सामूहिक रूप को कार्बन चक्र कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। अभी पीछे अपने जो क्लास की थी, वीडियो की थी, उसके अंदर जो ग्लूकोज का अपघटन हो रहा था, पूर्ण अपघटन हो रहा है, चाहे वो स्टार्च का हो रहा है, हेमी सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, तो वो लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज पूर्ण रूप से अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना आ जाएगा कि जो सरल शर्कराएँ बनती है वो जब अपघटित होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। पादप अवशेषों के यौगिकों के विच्छेदन से, ठीक है, वही जो भी मैंने बात बताई, जो अवशेष हैं, पादपों के जो अवशेष हैं उनका जब विच्छेदन होता है, विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस गैस के उत्सर्जन का मृदा एक मुख्य स्रोत है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प मात्रा जड़ों द्वारा भी निकलती है। वर्षा जल द्वारा भी मृदा में लाई जाती है। तो एक तो यौगिकों के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड की अल्प मात्रा है वो जड़ों द्वारा भी निकलती है और वर्षा जल द्वारा भी मृदा में लाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा मृदा से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। अब जो मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एक तो जो कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन होता है वहाँ से मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, और एक जो वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मृदा के अंदर लाई जाती है। अब जो ये तो हो गए क्या, एक तो यौगिकों का विच्छेदन हुआ, इससे भी मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। एक जो वर्षा होती है उसके माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड मृदा के अंदर आती है। अब जो जड़ें हैं, जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो थोड़ी बहुत मात्रा है वो बाहर निकलती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा मृदा से निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है, और थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो सीधे मृदा से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना और मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर निकलना, ये एक चक्र बन जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रहण भी करते हैं। तो यहाँ पुण्य पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। इस प्रकार यह चक्र पूरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा मृदा में पानी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। कौन कौन कार्बनिक अम्ल में आता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल यानी कि H2O।
तो ये जब CO2 और H2O जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तथा कैल्शियम, पोटेशियम, अन्य भस्मों के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये बनाते हैं। ये लवण जल में आसानी से विलय होते हैं तथा जल निकास द्वारा नष्ट होकर हो जाते हैं और उच्च पौधों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार कार्बन की अल्प मात्रा पौधों के अंदर प्रवेश कर जाती है। उच्च पौधों में उपस्थित कार्बन की अधिकांश मात्रा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल से ग्रहण कर ली जाती है। ये अपने को एक डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा है कि किस तरीके से कार्बन है वो मृदा के अंदर मिलती है और मृदा से वापिस कैसे वो वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। इसके नेक्स्ट अपना आता है ह्यूमन्स के बारे में अपने अध्ययन करते हैं कि ह्यूमन्स क्या होता है। तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो सड़े गले पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो वो गहरे भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहा गया, ह्यूमन्स कहा गया। तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे ह्यूमन्स कहते हैं। बैकमैन और ब्रैडी के अनुसार ह्यूमन्स भूरे या गहरे रंग के अक्रिस्टलीय यानी कि दानेदार संरचना इसकी नहीं होती, अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थ का जटिल व रोधक मिश्रण है जो कि मूल उत्तकों से रूपांतरित या विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। इस प्रकार ह्यूमन्स जटिल यौगिकों का मिश्रण है। ह्यूमन्स क्या है, जटिल यौगिकों का मिश्रण है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं तो मृदा के अंदर मिलते हैं, उससे उनका विच्छेदन के बाद कोलाइडी पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमन्स कहा गया। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसलिए ह्यूमन्स को जटिल यौगिकों का मिश्रण कहा जाता है। ह्यूमन्स जीवाश्म पदार्थ को विच्छेदन में प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लिग्निक, जटिल प्रोटीन, वसा, तेल, मोम तथा सूक्ष्म जीवों के उत्तकों से रूपांतरित व संश्लेषित होकर ह्यूमन्स का निर्माण करते हैं। अब ह्यूमन्स का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले जो जीवाश्म पदार्थ है उनका विच्छेदन होता है। विच्छेदन के बाद लिग्निक का निर्माण होता है, प्रोटीन, वसा इनका निर्माण होता है, इनका विच्छेदन होता है। इन सभी का विच्छेदन होने के बाद जो लास्ट में बनता है वो क्या होगा, अपना ह्यूमन्स का निर्माण हो जाता है। ह्यूमिक पदार्थ में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं। पहला है फल्विक अम्ल है, ठीक है, पहला इसमें नाम याद रखना, फल्विक अम्ल है, फिर ह्यूमिक अम्ल है, फिर ह्यूमिन है। अब जो फल्विक अम्ल है ये जल के अंदर भी घुल जाता है, अम्ल में भी घुल जाता है और क्षार के अंदर भी घुलनशील है। यह पीले से भूरे रंग का पदार्थ होता है। अब जो ह्यूमिक अम्ल है वो केवल क्षार के अंदर ही घुलनशील है, वो केवल क्षार के अंदर ही घुलता है, जो कि गहरे भूरे से काले रंग का होता है। उसके बाद ह्यूमिन अम्ल है, ये क्या है, ये अघुलनशील है। तो फल्विक का अपने को ध्यान रखना, ये अम्ल क्षार और जल में घुल जाता है। ह्यूमिक जो अम्ल है ये केवल क्षार के अंदर घुलता है और जो ह्यूमिन अम्ल है ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये अघुलनशील होता है। इसके बाद ह्यूमन्स के गुण आ जाएंगे। तो इसमें पहले अपने करते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण जो उसकी बाहरी बनावट को देखकर अपने को पता लगता है वो होते हैं उसके भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा, यह गहरे रंग का जटिल पदार्थ है, यह अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ है, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है। यह जल के अंदर क्या है, अविलय रहता है, लेकिन कोलाइडी विलयन बनता है, परंतु मंद अम्लों एवं क्षारों में विलय हो जाता है। मंद अम्लों और क्षारों के अंदर ये विलय हो जाता है। इसमें सुसंगठितता तथा सहसंजन जो बल है वो कम होता है। जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। इसके बाद यह अम्लीय होता है और इसमें फूलने व सिकुड़ने का गुण भी होता है। यह जल को ग्रहण करने वाला होता है। संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल शोषित कर लेता है। उसके आगे नेक्स्ट आता है अपना रासायनिक गुण कौन से हैं, इसमें केमिकल जो हैं, तो ये आ जाएगा अपना ह्यूमन्स में जो कार्बन की मात्रा है वो 55 से 60%, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 4 से 5%, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 35 से 40% और नत्रजन की जो मात्रा है वो 3 से 6% तथा फास्फोरस, सल्फर, लोहा इत्यादि की मात्राएं इसमें होती हैं। इसका कार्बन नत्रजन अनुपात 10:1 होता है, यानी कि कार्बन की मात्रा कितनी होगी, अगर कार्बन की मात्रा 10 है तो नाइट्रोजन, ये तो कार्बन की मात्रा हो जाएगी 10, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर इसमें कार्बन की मात्रा 50 है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
अगर नाइट्रोजन की मात्रा 10 है तो कार्बन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें कार्बन नत्रजन का जो अनुपात है वो 10:1 होता है। इसकी औसत धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, यानी कि धनायनों को धारण करने की जो क्षमता है, धनायनों को अधिशोषित करने की जो क्षमता है वो धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और इसकी जो ह्यूमन्स पदार्थ हैं इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता है वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, यानी कि प्रति किलोग्राम में से 200 सेंटीमोल जो है वो ह्यूमन्स को मृदा को ग्रहण करते हैं। इसके आगे इसका आता है, इसमें प्रमुखता कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक तथा इनोलिक समूह पाए जाते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ह्यूमन्स का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। इसके बाद आता है ह्यूमन्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, सड़े गले या मृदाओं के पेड़ पौधों के जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो मृदा के अंदर मिलते हैं तो उनको अपने बोलते हैं जीवाश्म पदार्थ बोलते हैं, उसको जीवाश्म पदार्थ बोलते हैं। अब जो जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन होता है, जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन होगा तो ये काले भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है जिसको क्या बोला गया, ह्यूमन्स बोला गया। तो ये जो काले भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ बनने की प्रक्रिया है कितने चरणों के अंदर ये पूर्ण होती है उसके बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं। तो ह्यूमन्स एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है, इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों से होता है। यह मृदा में जीवाश्म पदार्थ के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है। जीवाश्म पदार्थ के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनका बहुत अधिक विच्छेदन होने के बाद इसका निर्माण होता है। इसको निम्न भागों में बांटा गया। पहला इसमें अपने है लिग्नोप्रोटीनेट है। सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होगा। सबसे पहले जीवाश्म पदार्थ होते हैं, उन जीवाश्म पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो अपने इसमें देखा था कि पहले ग्लूकोज का विच्छेदन होता है, पहले ग्लूकोज का विच्छेदन होगा, उसके बाद स्टार्च का विच्छेदन होता है, उसके बाद अपने देखा हेमीसेलुलोज का विच्छेदन होता है, हेमीसेलुलोज का, उसके बाद सेलुलोज का विच्छेदन हुआ था, सेलुलोज का विच्छेदन हुआ, और उसके बाद लिग्निक का निर्माण हुआ, तो उसके बाद लिग्निक का निर्माण हुआ, और उसके बाद किसका होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इतने चरणों के बाद किसका निर्माण होगा, इतने चरणों के बाद जो जीवाश्म पदार्थ बचा हुआ होता है, जो जटिल पदार्थ बचा हुआ होता है, वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। तो पहले ग्लूकोज का विच्छेदन हो गया, उसके बाद स्टार्च का, हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का, लिग्निक का, प्रोटीन का। इनके बाद यानी कि इनके बाद का जो चरण है वो आता है लिग्नोप्रोटीनेट। जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से ह्यूमन्स बनने की प्रक्रिया में शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज के विच्छेदन होने के बाद पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनका विच्छेदन होता जाएगा, मृदा के अंदर चूर्ण के रूप में मिल जाएंगी। उसके बाद इनका विच्छेदन होने के बाद जो जीवाश्म पदार्थ उसमें क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, और लिग्निक एवं तेल वसा की मात्रा इसमें बची हुई रह जाती है। लिग्निक एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है, बच जाती है, और ये क्या करते हैं, ये नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। तो जो लिग्निक बच गया, तेल और वसा की मात्रा जो बच जाती है, बढ़ जाती है, ये नत्रजन पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण। शर्करा व अन्य के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है और एमोनिकल लवण बनते हैं, उससे सूक्ष्म जीव अपना अणुजीव उत्ती बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइट्स नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। ये यौगिक अणुजीव उत्तक के साथ मिल जाते हैं, इस कारण सूक्ष्म जीवों के मरने पर इनका विच्छेदन बहुत कम होता है एवं मृदा के अंदर ये इकट्ठा होते रहते हैं। इसके बाद प्रोटीन मृतिका संयोजन है। तो प्रोटीन मृतिका को अपने कले भी बोल सकते हैं, कले पदार्थ होते हैं। तो कले क्या है, कले एक अम्लीय लवण होते हैं और इसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। जो कले होते हैं अम्लीय होते हैं और इसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्षारीय होता है और इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाता है। नहीं, कले और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, दूसरे शब्दों में प्रोटीन कले संयोजन हो जाता है। संयोजन का मतलब दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं। अंत में ऊपर बताए गए सभी पदार्थों के अंतर्मिश्रण से ह्यूमन्स का निर्माण होता है।
ऊपर बताए गए मतलब पहले ग्लूकोज आपने देखा ग्लूकोज वाला, उसके बाद स्टार्च वाला, उसके बाद हेमीसेलुलोज सेलुलोज वाला, और अभी अपने देखा लिग्नोप्रोटीनेट है, उसके बाद अणुजीवी उत्तक वाला देखा, उसके बाद प्रोटीन मृतिका संयोजन। ये सारे के सारे प्रक्रम जब पूर्ण हो जाते हैं तो ह्यूमन्स का निर्माण हो जाता है। इसलिए यह संभव है कि इन पदार्थों के अनुसार विभिन्न मृदाओं में अलग अलग प्रकार का ह्यूमन्स पाया जाता है, क्योंकि जीवाश्म पदार्थ के अंदर भी अलग अलग प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं। किसी जीवाश्म पदार्थ के अंदर तो जो अधिक आयु वाले पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, उनकी शाखाएं मिली हुई होती हैं, तो उनका विच्छेदन धीमे धीमे होता है। कुछ के अंदर जो नवीन पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अवशेष मिले हुए होते हैं, तो उनका विच्छेदन जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए जो ह्यूमन्स पदार्थ का निर्माण है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। जीवाश्म पदार्थ का निर्माण निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद अपने को नीचे इसका दे रखा है डायग्राम, और उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसमें है अपना ह्यूमन्स का संगठन है, जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभ